ये जो बस लेन का सिस्टम पहले भी बनाया गया था और शीला दीक्षित जी के समय में बना था, लेकिन ये देखा गया था कि वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके अंदर मेन चीज़ जो मुझे समझ में आती है फेलियर की, कि मान लीजिए 100 मीटर्स का एरिया है जो कि जिसमें बस लेन चलती है, तो 100 मीटर्स में या 1 किलोमीटर का एरिया हम ले लें, उसके अंदर आपको 10 बसें दिखाई देंगी, 15 बसें दिखाई देंगी, बाकी एरिया खाली रहता है। ऑन दी अदर हैंड जो सड़क का जो बाकी हिस्सा है उसमें हज़ारों लाखों कारें चलती हैं, तो वो फिर वो कारों वालों के लिए वो कंजेशन हो जाता है, और जो बाकी बस का जो एरिया है, इतने स्क्वायर फीट एरिया, वो खाली चलता है, वो खाली रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं चल रहा। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार हमें ट्रायल ज़रूर करना चाहिए, या कम से कम कुछ एरियाज़ को बस लेन वाला बनाएं और कुछ एरियाज़ को कार लेन वाला भी बना दें, जिसमें कार्स की संख्या ज़्यादा है उसके ऊपर कार लेन्स बनाएं, उसमें और कोई बसेस वगैरह ना घुसें। तो कार के पीछे कार जब चलेंगी तो आप देखेंगे हज़ारों कारें एक के पीछे एक ऐसे बिहेव करेंगी एज इफ़ वो एक फ्लाईओवर बन गया है, उसके ऊपर से कारें भाग रही हैं। तो जब वो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इतने ज़्यादा क्लियर होंगे फ्रॉम वन रेड लाइट टू अनदर रेड लाइट, फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, तो आप देखेंगे ट्रैफिक बहुत फास्ट मूव करेगा। तो ये भी एक ट्रायल जरूर करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें जो है कार लेन्स बनानी चाहिए, जिसके अंदर कोई ऑटोज़, उसके अंदर टू व्हीलर्स, उसके अंदर बाकी व्हीकल्स, उसमें ट्रक्स, उसमें बसेस, कुछ ना हो सिर्फ कारें हों। तो ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए, जिससे कि इससे बड़ी सुविधा होगी और वो मुझे लगता है कि सिस्टम फेल नहीं होगा। तो चाहे तो हम बनाएं दोनों सिस्टम साइड बाई साइड बनाएं, कि भी कुछ एरियाज़ में जहाँ पे पीक कार्स का ट्रैफिक है, जैसे एयरपोर्ट की तरफ जाती है, गुड़गांव की तरफ जाती है, उस एरियाज़ में कार लेन्स बना देना चाहिए। 50% ऑफ द मतलब वन लेन शुड बी रिजर्व ओनली फॉर कार्स। तो जैसे बसेस का लेन बनाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी ट्रैफिक क्लियर होगा। तो इस बारे में ज़रूर जो है ना, जो जो मीटिंग की जाए, जो कमेटी बैठे, एक सब कमेटी बनानी चाहिए और एज अ ट्रायल बेसिस एक कार लेन बना के देखी जाए। तो उससे कार जो हैं बहुत फास्ट चलेंगी, और मुझे लगता है कि जो 80% ऑफ द जो ट्रैफिक है ख़ासतौर पे पीक आवर्स में, वो कार्स का है। और जो कार्स वाले हैं, जो कि हमारे जो मेन टैक्स पेयर्स हैं इनफैक्ट, वो उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, ना तो वो बसेस में बैठ पाते जा पाते हैं, क्योंकि बसेस भी फुल्ली क्राउडेड हैं। वो जो लोकल पब्लिक है जिनके ऊपर अपने व्हीकल्स नहीं हैं, वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो उन्हीं से उनकी बसें भरी रहती हैं। दूसरे सेम चीज़ मेट्रो में हो रही है। मेट्रो में भी जिन लोगों पे अपने व्हीकल्स नहीं हैं, जो कोरियर बॉयज़ हैं और बाकी दूसरे ऑफिस गोअर्स हैं, वो, या इवन जो दिल्ली के बाहर से भी जो लोग आते हैं दिल्ली घूमने, वो उसमें मेट्रो को इतना ऑक्यूपाई किए रखते हैं, उन्हीं के लिए जगह कम है। तो जो कार वाले जो लोग हैं, अपने व्हीकल्स वाले लोग हैं, वो उनको वहाँ भी जगह नहीं मिल पाती है। तो पीक आवर्स में जिनको डेली ऑफिस जाना है, वो मजबूरी में 2-2 3-3 घंटे सड़क पर रहते हैं। तो इसको अगर वास्तव में हमें सॉल्व करना है, तो हमें बस लेन्स की बजाय कार लेन्स बनानी चाहिए। तो इस बारे में विचार करें। पहले हमारा जो है ना बस लेन का सिस्टम फेल हो चुका है, तो इस बारे में सीरियस विचार किया जाए और एक बार ये ज़रूर ट्राई किया जाए कि कार लेन्स हमें ये बनानी चाहिए, एक्सक्लूसिव कार लेन्स। तो ज़रूर इसमें मुझे आशा है मेरी सजेशन के ऊपर विचार किया जाएगा। और मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, बहुत सारे आइडियाज़ मैंने दिए हैं, वाटर लॉगिंग के ऊपर सॉल्यूशंस दिए हैं, और जो है मार्केट एसोसिएशंस के अंदर जो पार्किंग की समस्या है, उसमें मैंने बताया कि मार्केट वाले ही अपनी 2-3 हज़ार कारें सुबह 10-11 बजे लाके खड़ी कर लेते हैं, रात तक खड़ी रहती हैं। तो अगर वो अपनी कारों में ना आए, अपना एक सिस्टम बना लें कि अपना पिकअप ड्रॉप का 16 सीटर बसेस लगा लें अपनी, जो उनको सुबह अपने घरों से लाए और फिर छोड़ दे, तो कम से कम कस्टमर्स के लिए मार्केट प्लेस में, सरोज नगर में, लाजपत नगर में, शकरपुर में, लक्ष्मी नगर में, रजौरी गार्डन में, नेहरू प्लेस में, तो जो शॉप ऑनर्स हैं वो अपनी कारें अपने घरों में छोड़ दें, और उसमें जो 10-10 लाख की कारें जो खड़ी रहती हैं अनयूटिलाइज, वो उनसे भी बचाव होगा, वो सेफ्टी होगी। तो ये मैंने जो है ना मार्केट्स की जो पार्किंग की समस्या है उसके लिए सॉल्यूशन दिया था।
और ये कार लेन्स का सोल्यूशन से आपकी मार्किंग की और पोल्यूशन की समस्या भी हल हो जाएगी, क्योंकि जिस कार को आधे घंटे के अंदर आधा घंटा इंजन चलना चाहिए, वो 1.5 2 घंटे सड़क पर रहने की वजह से ट्रैफिक जैम में इंजन ऑन रखते हैं, तो पोल्यूशन 2 3 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बस लेन्स की बजाय कार लेन्स बनाइए, उससे ट्रैफिक जल्दी निकलेगा और बसेस भी फास्ट चल पाएंगी। तो कुछ एरियाज़ में अगर बस लेन भी चलानी है तो वो भी चला के देख लीजिए, और अगर दिखाई देता है कि वो बाकी के एरियाज में अगर ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाता है तो फिर वो हमें फिर उसको बस लेन के सिस्टम को फिर दोबारा से रिव्यू करना ही चाहिए, तो उससे सॉल्यूशन नहीं बनता है। तो हमें इस बारे में ज़रूर विचार करें। और दूसरे, पहले मैंने सजेशन दिया था कि नंबर ऑफ़ कार्स अगर कम करनी है तो कार वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनको मेट्रो में रिजर्व प्लेस देना पड़ेगा, और एक एक कोच हर उसके अंदर जो है रिजर्व कोच के नाम से कर दी जाए, और जिसमें कि जो कम्यूटर्स जब घुसें तो वो उसके चाहे उनको 50 रुपीज़ का वो रिजर्व कंपार्टमेंट के अंदर एक्स्ट्रा कूपन लेके घुसें, एक कूपन बुकलेट वो लोग अपने जिम में रखें, जब भी कभी वो जाएं वहाँ जाएं, और वो रिजर्व कंपार्टमेंट में जो घुसना चाहे वो उस कूपन को उसमें पंच कर ले, बस दैट्स ऑल। बाकी इन और आउट तो जो जो आपके मेट्रो के जो स्टेशन में जाना है वो तो सेम कार्ड से हो जाएगा, मेट्रो वाले को कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि इन और आउट तो उनके एंट्री एग्जिट कार्ड से होनी है। ये तो एडिशनल जो रिजर्व कंपार्टमेंट की फैसिलिटी जो लोग लेंगे उनको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी बैठने की, तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे, जिससे कि एक डेटरेंट रहेगा कि ज़्यादा भीड़ उस कंपार्टमेंट में नहीं घुसेगी। तो उससे डेली मेट्रो को तो कोई ज़रा भी नुकसान नहीं है, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, क्योंकि जितने लोगों ने अंदर घुसना है वो तो घुसना ही है, जितने लोगों ने बाहर निकलना है वो निकलना ही है। और जो चेकिंग की जो सिस्टम है, जैसे कि ये DTC बस कंडक्टर्स में स्पॉट चेक्स होते हैं, वैसे ही सिस्टम कुछ बन सकता है। तो सिर्फ कूपन बुकलेट छपवानी है, और आपके 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ एडवांस में ये कूपन बुकलेट्स लोग ये खरीद लेंगे, और उससे क्या होगा, कार वालों को ये दिखाई देगा कि हम जब मेट्रो स्टेशन में अगर जाएंगे तो एक डब्बा ऐसा है जिसमें हमें बैठने की खड़े होने की जगह मिलेगी। तो एक ये भी जरूर ट्राई करना चाहिए कि एक एक डब्बा जो है वो रिजर्व हो, और उसके ऊपर जो लोग भी ये कूपन लेके घुसना चाहें उसमें घुस सकें, और कूपन एक अंदर एक पंचिंग मशीन टाइप लगा दी जाए, जिसमें कि वो अपना वो कूपन को पंच कर लें। एज सुन एज दे पंच देन दे आर द वैलिड कूपन होल्डर्स फॉर द रिजर्व कंपार्टमेंट। तो मुंबई में भी लोकल ट्रेन में जो है वो रिजर्व कंपार्टमेंट्स हैं, तो जब लोकल ट्रेन में रिजर्व हो सकते हैं जिससे कि कार वाले अपनी कारें छोड़ के वहाँ जा सकें, तो दिल्ली वालों को भी अगर आप ऑप्शन नहीं दोगे तो मजबूरी में उनको अपनी कारें ले जानी पड़ती हैं, 2-2 3 घंटे रोज़ सुबह शाम को ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। और जो कारें जो है आधे घंटे के अंदर पहुँचनी चाहिए अपने डेस्टिनेशन में कम ट्रैफिक की वजह से, वो 2-2 3 घंटे इंजन ऑन रखते हैं, रेड लाइट पे जैम रहते हैं, जैम में धीरे धीरे इंचिंग बाई इंचिंग चलती हैं। तो ये समस्या तभी हल होगी जो कि नंबर ऑफ़ कार्स रोड्स पे कम होंगी और नंबर ऑफ़ कार आवर्स वो कम होंगे। जो जो कार आवर्स हैं वो ट्रैफिक जैम्स की वजह से बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ़ कार्स इनटू आवर्स विद इंजन ऑन वो भी हमें एक डाटा बनाना चाहिए कि उसको कैसे कम करना है, कार आवर्स। और दूसरा एक फाइनल सजेशन मैंने दिया था कि फ्लाई अवेज जो है ना दिल्ली जैसी सिटी में बनने चाहिए। ईस्ट दिल्ली टू वेस्ट दिल्ली कंप्लीट पूरा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बड़ा, और नॉर्थ टू साउथ ऊपर ही ऊपर चलें वो, और बीच में क्रॉस जैसे कनॉट प्लेस जैसे एरिया में सेंटर में हो जाए, वहाँ वो अपना चेंज करेंगे और रास्ते में कहीं ये एग्जिस्ट वगैरह हों, और उसके ऊपर नॉर्मली वही लोग रहें जो कि दिल्ली को बाईपास करें, जैसे ईस्ट दिल्ली से कोई गुड़गांव की तरफ जा रहा है या वेस्ट दिल्ली की तरफ जा रहा है, जिनको छोटे छोटे एरियाज़ में जाना है वो उस पर ना चढ़ें, और चाहे उसके ऊपर आप चढ़ने का और एक फ़ीस लगा दें 20 रुपीज़ 10 रुपीज़, या उसके ऊपर जो भी सिस्टम हो जिससे कि वही लोग जाएंगे। और या एंट्री एग्जिट इस ढंग से डिज़ाइन करें कि हर जगह उसका एग्जिट ही ना हो, तो वो उस ढंग से कुछ उसमें कुछ हमें ये बनाना चाहिए कि एंट्री पॉइंट्स भी उसमें रिसिस्ट कर दें कि जो जिसको उस पर चढ़ना है पहले वो अपने 2-3-4 किलोमीटर चढ़ के ईस्ट दिल्ली की तरफ जाएगा, तो वो अगेंस्ट द ट्रैफिक जाएगा, ये पीक आवर्स में उल्टा चलेगा, फिर उस पर फ्लाई ओवर्स पर चढ़ जाएगा, उस पर फ्लाई ओवर पर चढ़ जाएगा। तो 3-4-5 किलोमीटर अगर उनको वापस चल के और वो फ्लाईओवर का एंट्री लेना पड़ता है तो भी कोई चीज़ ख़राब नहीं है। और एक बार जब वो फ्लाईओवर पे चढ़ गया फिर वो जो है 40 किलोमीटर और 20 मिनट में पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ है, ये 100 किलोमीटर की स्पीड से आराम से पहुंच सकता है।
और वो एक टाइम वन टाइम ये इन्वेस्टमेंट होगी। आप उसको यदि आप देख लो, आप लगा लो हिसाब कि अगर 40 किलोमीटर वन वे बनना है तो 40 दूनी 80 किलोमीटर बनेगा। 100 किलोमीटर मिला लो, सारे एग्जिट्स वगैरह मिला लो के, तो 100 किलोमीटर का मतलब हो गया 100 इंटू 1000, 1 लाख ये मीटर हो गया। तो 1 लाख मीटर अगर हो गया तो एक चौड़ा 1 लाख मीटर का मतलब हो गया, अगर समझो कि 50,000 यदि 1 लाख ये पर मीटर, या 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख, उससे कैलकुलेट करने पर मीटर कॉस्ट क्या आएगी, तो इतने इंटू सिर्फ 1 लाख मीटर, यह आपकी इनिशियल कॉस्टिंग आ गई। उसमें पिलर्स वगैरह, एग्जिट्स वगैरह, लाइटें वगैरह सब मिला के कॉस्टिंग कर सकते हैं कि पर मीटर हमारा खर्चा क्या बनेगा, एवरेज खर्चा। तो टोटल मैंने बता दिया आपको कि 1 लाख मीटर्स हमारा बनना है। तो इस ढंग से हमें कैलकुलेशन एक रफ बना के, और वो प्रोजेक्ट जो है 2-3-4 डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं। लॉर्सन एंड ट्यूब्रो अच्छी कंपनीज को, स्टैंडर्ड की कंपनीज को दो, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रूवन हो, यानी कि टॉप 3 और 4 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाए, उसके अंदर फिर जो है L1 लिया जाएगा, या उनको तीनों चारों को, और L1 की कॉस्ट से जो 3 जो लोएस्ट जो कॉस्ट वाली होंगी, ये अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज, उन्हीं को लो, जिससे कि वो उसके अंदर कोई करप्शन का चांस ना हो, डिले का चांस ना हो। डिले की हैवी पेनल्टीज का प्रोविज़न जरूर करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमें ये प्लान बनाने से दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। फिर इस मॉडल को और मुंबई और बाकी जैसे सिटीज़ के अंदर भी हम कर सकते हैं। आप देखिए अच्छी अच्छी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी फ्लाई ओवर्स बने हुए हैं ऊपर, बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के। एक एग्जिट यदि मिस हो जाता है तो आपको 10 माइल चल के वापस आना पड़ता है। तो इस टाइप के फ्लाई ओवर्स बने हुए हैं। तो इसी ढंग से हमें ये प्लान करना चाहिए। बाकी की चीज़ों को भी स्टडी करके, प्लान करके कमिटीज़ बने छोटी छोटी 4-4 अच्छे इंजीनियर्स की, और उसके ऊपर वर्क किया जाना चाहिए। और जो लोग इस वर्क को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उनको कोई यदि पनिशमेंट हम नहीं दे सकते, कम से कम उनके नाम, उनके कमेंट्स ऑन रिकॉर्ड जरूर डालें कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट में ये कमेंट दिया था, इन्होंने ये कमेंट दिया था, ये ऐसे हो सकता है या ऐसे नहीं हो सकता है। तो वो उनके सुनहरे अक्षरों में उनके कमेंट्स को, जो ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, अगर उनके सिर्फ कमेंट्स को भी यदि हम रिकॉर्ड कर लें तो भी एक डेटरेंट होगा कि उनको पता है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या ऑब्स्ट्रक्ट करना है। क्योंकि कई लोगों को बड़ा शौक होता है चीज़ों को ना चलने देना, उनको रोकना। तो सिंपली एक अपनी बुक में या वेबसाइट में बनाओ कि द फॉलोइंग कमेंट्स इन दिस प्रोजेक्ट वर गिवन बाई मिस्टर ABC, मिस्टर XYZ। उनके सारे कमेंट्स परमानेंटली ऑन रिकॉर्ड डाल देने चाहिए, और आगे के लिए भी उसको फॉलोअप किया जाए कि भी उन्होंने ये कमेंट्स दिए थे, दे आर इन द हैबिट ऑफ गिविंग सच कमेंट्स। ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेस का हमें इस टाइप की वेबसाइट बननी चाहिए, पब्लिक वेबसाइट, जिसके अंदर व्यूज़ एक्सप्रेस्ड बाई वेरियस ऑफिशियल्स एंड द पर्सनल, वो भी इस टाइप के डालने का प्रोविज़न होना चाहिए। उसमें वो ये ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे, भाई हम आपका व्यू तो डाल रहे हैं, आपने ये व्यू दिया कि ये नहीं हो सकता, या इसमें ये दिक्कत आएगी, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, जिसे हम आगे रेफर कर सकें। आपके हम व्यू को इज्जत दे रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो व्यूज़ को तो हम डाल सकते हैं। तो ऐसे जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो लोग हैं, उन सब के व्यूज़ को कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में जरूर डाल देना चाहिए एज ए डेटरेंट। तो मेरे ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी और मैं दूंगा। मेरी ईमेल आईडी है skjainial@yahoo.co.in। आई रिपीट, skjainial@yahoo.co.in। आई एम BE LLB एंड इट्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज ए सीनियर सिटीज़न। और अब मेरी ज़िंदगी का अब यही मकसद है कि मैं जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस सोसाइटी में गेन किया है, आई वांट टू हेल्प जहाँ भी मेरे मतलब की कोई चीज़ हो, एंड आई वुड लाइक टू ग्लैडली give my views and suggestions. I may be added in the panels coming on the TV as a part of public, as a part of citizens। क्योंकि मैंने ये भी सजेशन दिया था कि टीवी के ऊपर भी जो स्पेशलिस्ट को आप बुलाते हैं, उसके साथ साथ पब्लिक ओपिनियन के लिए पब्लिक में सीनियर सिटीजन जो है, जिनको तजुर्बा है, जिनको अब आगे क्या चाहिए, कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने अनबाइस्ड व्यूज़ देंगे, तो उनकी कोई ईगोज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, और पब्लिक के अंदर से भी पैनल्स बन जाने चाहिए, और उनको भी फिर बाय रोटेशन कभी वेरियस इश्यूज़ के लिए, डिस्कशंस के लिए, चाहे वो नेशनल इश्यूज़ हों, चाहे दूसरे कम्युनल इश्यूज़ भी हों, चाहे वो प्रोग्रेसिव इशू हो। एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं हम क्लास 8 में,
उनको अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, जिनको 12th में पढ़ के अपने सर्विसेज सेक्टर में आना है, उनको इस टाइप के सिलेबस में क्यों डालना है? तभी वो 8th पास नहीं कर पाते, 10th पास नहीं कर पाते, स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। तो देखो तो सही, उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने की सबको क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है सबको जो है पाइथागोरस इस थ्योरम पढ़ानी है, ये पीरियोडिक टेबल पढ़ानी है? वो नहीं कर पाते, 6th 7th 8th 9th पढ़ा नहीं पाते। उनको ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। तो सिलेबस में बिल्कुल सिंपल चीज़ें, ये सिंपल अर्थमेटिक्स, ये कि ये अकाउंट कैसे खोलना है, ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, सिंपल इंग्लिश, है ना, सिंपल हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज, उसमें म्यूज़िक, आर्ट, उसमें गेम्स। तो इस टाइप के जो लोग हों जिनको हायर एजुकेशन में नहीं जाना, आप देखो 90% लोगों को हायर एजुकेशन में नहीं जाना, तो उनको क्यों ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ये सब चीज़ें सिलेबस में डालनी है? तो उनको बेसिक चीज़ें, आर्ट है, म्यूज़िक है, गेम्स हैं, योगा है, तो ये सब चीज़ें हमें से डालनी चाहिए। और उनको एक अच्छा सिटीज़न बनाओ, इनको एक इन्फॉर्म नागरिक बनाओ, और उनको 10th तक पढ़ाओ, ताकि वो बेसिक, उनको एक लिटरेसी आ जाए। उसके बाद वो अपने कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहें, कुछ और चीज़ करना चाहें, कोई सब्जी वाला बनेगा, कोई कोरियर बॉय वाला बनेगा, कोई रिक्शा वाला बनेगा, ऑटो वाला बनेगा, पेट्रोल पंप अटेंडेंट बनेगा, कोई खेतों में काम करने वाला बनेगा, कोई डोमेस्टिक मेड्स बनेंगे, कोई गार्ड्स बनेंगे, कोई आर्म फोर्सेस के सिपाही बनेंगे, कोई पान वाला बनेगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब भी तो चाहिए। तो इन सब को हमें ये एजुकेशन सिस्टम में, जब भी हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो माइंड में आता है हायर एजुकेशन, कि उसको इम्प्रूव करना है, कि टीचर्स को स्पेशलिस्ट होना चाहिए जी, स्टूडेंट्स के अंदर ये होना चाहिए जी, वो सब चीज़ें लाओ, बड़ी ज़रूर लाओ, लेकिन देश को, नागरिक को हमें लिटरेट बनाना है। मेन आइडिया ये होना चाहिए, 90% ऑफ द पीपल विल नॉट गो फॉर द हायर एजुकेशन। सिर्फ 10% लोगों के अंदर में, 10 करोड़ लोगों के अंदर से बैंकिंग संभालना है उनको जो है इंजीनियर्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, हायर एजुकेशन बनना है, लॉयर्स बनना है, सिर्फ 10 करोड़ लोग। तो उनको उस टाइप की चीज़ें बेसिक पढ़ाओ जो कि हायर एजुकेशन में जाके काम आए। सबको क्यों पढ़ानी है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस? वो डाला हुआ 10th में, 9th में, 8th में, फिर कहते हैं वो 10th नहीं कर पाते। वो कैसे कर पाएंगे? वो अंडर स्ट्रेस रहते हैं, ना तो वो अच्छे नागरिक बन सकते हैं, ना उनका फिर ये माइंड विकसित हो पाता है, ना उसमें से हम अच्छे प्लेयर्स निकाल पाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। तो वहीं पे हमें 6th स्टेज पे एक ऑप्शन दे देनी चाहिए कि भी मेन स्ट्रीम जो कि गोइंग फॉर द हायर स्टडीज़, और एक हो गया ऑप्शनल स्ट्रीम्स, ऑप्शनल लिटरेसी स्ट्रीम, वो 6th में डाल दो, उनको बेसिक चीज़ें कराओ बस। और जो एक मेन स्ट्रीम में जाने के बाद उसको लगता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ उसमें, आगे पढ़ाई बच्चे नहीं कर पाते कई बार, तो वो किसी स्टेज पे भी ऑप्शनल स्ट्रीम में आ सकता है, 8th में, 9th में, 10th में, उनको वहाँ तो बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो 10th तक पढ़ लेगा, उसको 10th का एक जो है बेसिक लिटरेसी की सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो हमारा पूरा हिंदुस्तान लिटरेट हो जाएगा। इवन जो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो ट्राइबल्स भी हैं, वो भी बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे। आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, गेम्स हैं, वो तो सिंपल चीज़ें हैं। तो बेसिक जानकारी, बेसिक डिजीज़, बेसिक ह्यूमन बॉडी, वो बेसिक चीज़ें उनको हम पढ़ाएंगे, एंड उनकी एक लोकल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, और हिंदी पढ़ाएंगे क्योंकि नेशनल भाषा है। जैसे हमारे तिरंगा, उसको सलाम करते हैं, नेशनल भाषा को सलाम करेंगे। और थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ाएंगे बिकॉज वर्ल्ड की कॉमन लैंग्वेज है, ताकि एक सब्जी वाला भाई यस सर, सुनो सर, टेक दिस सर, ओके सर, ऐसे वो बोल सके, रिक्शा वाला भी बोल सके, अच्छा लगेगा। तो कुछ ये मेरे सजेशन हैं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए, और सबको इससे फ़ायदा होना चाहिए। आई होप सो। थैंक यू।